बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम के साथ बराह रास्त रब्ता किया, टेलीफोन कॉल्स वसूल की और तफसील से हर सवाल का जवाब दिया। अहम तरीन मामलात ये हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उस पर भी बड़ी वजाहत से बात की। इसके साथ साथ जो सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त चल रही है उस पर भी बड़ी तफसील से बात की। कर्ज़ों के हवाले से भी उन्होंने तफसील से बात की और जब महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया गया तो उन्होंने उसके पस मंज़र में एक तफसील से बताया कि ये क्या कुछ हुआ है। बिजली अगर महंगी हो रही है तो IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए थे वो पिछले अदवार में किए गए थे और वो इंतहाई महंगे मुआहदे किए गए थे। इसके साथ साथ अब हुकूमत ने एक बार फिर उन मुआहदों को रिवाइज़ किया है, लेकिन जब असरात अवाम तक पहुँचेंगे तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके साथ साथ गैस के हवाले से भी उन्होंने तफसील से बात की कि ये जो मुआहदे किए गए थे वो काफ़ी महंगे मुआहदे किए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब महंगी गैस ख़रीदना पड़ रही है। करप्शन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती यह होती है कि नैब में जब तहकीकात के लिए सियासतदान या लोग जो कि मुल्ज़िम होते हैं वो जाते हैं, जो कि करप्शन में मुलव्विस रहे हैं वो जाते हैं, जब वो नैब से निकलते हैं तो उन पर फूल निछावर किए जाते हैं। तो ये अफसोस का मकाम है कि हम इस तरफ गए हुए हैं और ये हमारी सूरत हाल है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उनकी कोशिश है कि मामलात को जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ वो देखते हैं कि एक ताकतवर माफिया हर जगह मौजूद है। इस ताकतवर माफिया को चाहे वो शुगर माफिया है, यानी चीनी में जो कुछ हो रहा है, या महंगाई के हवाले से जो कुछ हो रहा है, या फिर पाकिस्तान की सियासत में जो लोग मुलव्विस रहे हैं और मौजूद रहे हैं और हुकूमतों में रहे हैं और उन्होंने जो करप्शन की है, ये सारे वो माफिया हैं और इनको यकीनी तौर पर एक सियासी पुष्पनाही हासिल है। लेकिन वो हुकूमत में मौजूद हैं, वो इन माफियाज के खिलाफ जाएंगे और वो पहले ही कहा करते थे कि जब वो इन माफियाज के खिलाफ जाएंगे तो ये सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत ने अपनी गवर्नेंस को जो बेहतर करना है और जो हुकूमत पुरज़्म दिखाई देती है अपने एजेंडे के हवाले से, वो किस हद तक उसमें कामयाब होगी। और दूसरी जानिब जो ऑपोजिशन है, जो PDM की शक्ल में अब से कुछ अर्सा पहले मौजूद थी, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि PDM में मौजूद जो जमातें हैं वो एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गई हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, और ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ पर एक वाज़े दरार मौजूद है। वो किस कदर चैलेंज है हुकूमत के लिए, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के पंजाब के तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली जनाब नदीम कुरैशी। नदीम कुरैशी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब CR शमसी, आपको भी शमसी साहब बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। नदीम कुरैशी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब ने अगरचे के 1.5 घंटा बात करनी थी, लेकिन बाद में वो घंटा एक और बढ़ा दिया उन्होंने और 2.5 घंटे तक उन्होंने बराह रास्त तमाम से बात की। मजमूई तौर पर आप बताइए कि आपकी हुकूमत कितनी कमिटेड नज़र आती है कि मामलात पे काबू करे और मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाए, गवर्नेंस को बेहतर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, मैं समझता हूँ किसी भी कौम के लिए इससे बड़ी खुशबख्ती नहीं हो सकती कि जो लोग उसको रूल कर रहे हैं वो उस कौम के एक एक इशू से वाकिफ हैं, वाकिफ होना चाहते हैं, और जब किसी चीज़ से कोई शख्स वाकिफ होता है तो फिर उसके हल की तरफ जाता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 22 साल जो स्ट्रगल की और इस जमात को जो नाम रखा तहरीक इंसाफ, उसमें नुक्ता एक ही था कि वो मुआशरे जहां इंसाफ आम हो वही तरक्की करते हैं, और जिन मुआशरों में इंसाफ होता है तो फिर उनकी इकोनॉमिकल सूरत हाल, उनकी मुआशरती सूरत हाल, उनकी सियासी सूरत हाल बतदरीज ना सिर्फ आगे बढ़ती है बल्कि फिर वो एक रोल मॉडल बनती है खित्ते के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से आम आदमी को मौका दिया और फिर हर क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने बड़ी वजाहत से चीज़ों के प्लस माइनस, मेरिट डीमेरिट्स और जो माजी में होता रहा उसका इजहार किया। ये उन्होंने पूरी कौम को एक बार फिर एतमाद में लेने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जितने चैलेंजेस का सामना है, माजी में किसी भी हुकूमत को इतने चैलेंजेस का सामना नहीं रहा। आज जिस जगह हम बैठे हुए हैं आपके स्टूडियोज में और पूरे मुल्क में और फिर पूरी दुनिया में, कोविड ने जिस तरह से हमें पिछले 1 साल से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को घेरा डाला, और पाकिस्तान जो $बिलियंस में लोगों से, इंटरनेशनल इदारों से जिसे लोन लिया हुआ था, ऑलमोस्ट
1.8 बिलियन के करीब डेली जो मुल्क मार्कअप देता हो, जहां तस्वुर यह था कि हुक्मरानों ने सिर्फ लोन्स लेने और उनको नॉन प्रोडक्टिव मंसूबों पे लगाकर कौम को मजीद मकरूज करना है। जब कोई भी गवर्नमेंट इन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे जाएगी, शॉर्ट टर्म से बाहर निकलेगी, तकालीफ आएंगी। एक तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कोविड की वजह से, सेकंड पाकिस्तान के हालात थे, इन तमाम चीजों ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया वो महंगाई की सूरत में सामने आया। लेकिन मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोविड के फर्स्ट फेज में, जब पूरे मुल्क में बिलखुसूस हमारी जो दीगर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी, हेल्थ इंडिकेटर्स जो थे, हेल्थ के जो माहिरीन थे, वो सब एक प्रेशर बिल्ड कर रहे थे कि जी आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि इससे अंदाजा हो जाता है कि हुक्मरानों की नीयत क्या है। इमरान खान साहब ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से अवॉइड सिर्फ किस लिए किया? आम आदमी, दिहाड़ीदार शख्स, ताजा रोजगार करने वाला शख्स, जिसने रोज अपने बच्चों के रोजगार के लिए खुद बाहर जाना है और रोजगार करना है, वो भूख से मर ना जाए। यहां से सारी चीजें वाजे होती है और मैं आज भी पुरुमीद हूं, जैसे अब सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का रुपया नेचुरली अब स्ट्रांग होना शुरू हो गया, आर्टिफिशियल फेस से हम बाहर निकल आए। पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उनका आप रुझान देखेंगे, पाकिस्तान के बैरून ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से अब सिस्टम पे न सिर्फ एतमाद कर रहे हैं, बल्कि वो जो अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ मनी ट्रांसफर हुआ करती थी, जिसको हुंडी या हवाला कहा करते थे, वो किस तरह से डॉक्यूमेंटेड हो गई है। बुनियादी तौर पे जब हुक्मरान अपने आप को रोल मॉडल बनाकर पेश करते हैं, जब उनके जाती एजेंडाज नहीं होते, उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होता, कौम ट्रस्ट करती है। और हम तो दुनिया की वो बहादुर कौम है जिसने 72 ईयर में बड़ी बड़ी जंगों से लेकर बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स का मुकाबला किया और एक कौम बनकर साबित किया। तो मैं समझता हूं आज इमरान खान साहब का कौम से ये एक लोगों से गुफ्तगू करना और फिर सारे क्वेश्चन का आंसर करना और लोगों को बताना कि क्या वजूहात है, ये एक उम्मीद का पैगाम है। अगरचे यहाँ एक खास तबका बड़ा माहौल क्रिएट कर रहा है कि जी यहाँ लोगों को मायूसी में, लोगों को नाउमीदी की तरफ धकेला जाए, ऐसे में लीडर का फ्रंट फुट पे आके चीजों को डील करना, लोगों को एतमाद में लेना, लोगों को बताना, ये हमारे लिए आने वाले दिनों में बड़ी खुशबख्ती का बाइस होगा। ठीक है। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप फरमाइएगा कि आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भुट्टो शहीद की जो बरसी है उस मौके पर यह कहा है कि हम इस हुकूमत को चलता करेंगे। कैसे आप चलता करेंगे? आपकी तो इस वक्त जो पीडीएम में जो सूरत हाल है उसमें इतने शदीद इख्तलाफात हैं नून लीग और जेयू अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपकी जमात के दरमियान, आप तो ऑपोजिशन बिखरी हुई है, तो आप हुकूमत को कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं? बात अपोजिशन के बिखरने या साथ होने की बात यह है कि मुल्क के जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं पीटीआई हुकूमत ने तो महंगाई, पीटीआई हुकूमत ने रोजाना की बुनियाद पे आप देखते हैं चीजें गायब होती जाती। एग्रीकल्चर कंट्री है चीनी नायाब, एग्रीकल्चर कंट्री है गंदम नायाब, पेट्रोल महंगा है, दवाइयों का जो महंगा है वो भी 500 400 500 महंगी हुई है। आधी से आधी तो इस किस्म की सूरत हाल में का रहना के लिए फायदेमंद नहीं, की भलाई में थी। ये जो कर्जों की बात कर रहे हैं ना, अगर 20 बिलियन को मुल्क मिला था से, तो अब इन्होंने क्या 40 बिलियन चले गए, रिकॉर्ड इन्होंने कर दिए हैं 3 सालों में। उसके बावजूद भी बहुत टफ है, इनसे अपनी कैबिनेट नहीं संभाली जा रही है। तो अगर आप जब अपनी कैबिनेट नहीं संभाल सकते हैं, अगर आप पता नहीं क्या आवाजें आ रही है। जी ज्ञान साहब, अब आप कर्जों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन 36,000 अरब कर्जे तो मौजूदा हुकूमत ने वापस किए हैं, और ये आप की जमात और मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क पर तो हुकूमत की है ना। हुकूमत तो आप लोगों की रही है, पीटीआई की हुकूमत तो नहीं रही। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो पहली बार आई है, वो कर्जे तो वापस करना पड़ेंगे। तो ये तो अब होना ही होना है ना। कर्जे अगर ये पैसे जो है ना, ये टैक्स में बढ़ाकर जहाँ की इकोनॉमी को बेहतर होते तो बात समझ में आती। कर्जे लेकर में 36 अरब डॉलर की कोई मुझे समझ से बाहर नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है जैसे बाकी चीज बोले। अच्छा, चले मैं
पीडीएम की बात आपसे करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा शमसी साहब भी गुफ्तगू में शामिल हों। मैं आपकी तरफ फिर दोबारा आता हूं। शमसी साहब, आप फरमाइएगा कि एक तरफ ऑपोजिशन है, लेकिन ऑपोजिशन का जो मामला है, वो पीडीएम का जो मामला है, वो आपके सामने है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, और तरतीब ये बन रही है कि वो कह रहे हैं कि जब मौलाना साहब बेहतर होंगे, उनकी तबीयत बेहतर होगी, पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा, और फिर इतलात हैं कि उसमें शायद मौका दिया जाए पीपल्स पार्टी को, एएनपी को, कि वो वजाहत करें कि ये क्या हुआ, हुकूमती पार्टी से उन्होंने वोट क्या लिया। क्या मंजरनामा आपको लग रहा है ये? बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो मुल्क में सियासी इत्तेहाद बनते हैं ना, ये कोई नज़रियाती इत्तेहाद नहीं होते, ना इनका मुस्तकिल रहना होता है। मैंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में देखा है, बहुत से इत्तेहाद बनते हैं, वो हालात के जबर का शिकार होकर सियासी जमातें अपोजिशन इकट्ठी होती हैं। और जहाँ तक मौजूदा पीडीएम जो इस हालात का जबर, हालात और सियासी मफादात तो होते ही होते हैं ना, इसमें तो मैं बिल्कुल वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान में 77 के बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ख़ास तौर पर 85 के जो गैर जमाती इलेक्शन आए, उसने मुल्क की सियासत जो थी उसको नज़रियात से, असूलों से हटाकर कारोबार में ढाल दिया। और बदकिस्मती से अगर 85 की जो रजीम देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक समाज को जब आप गैर सियासी कर देते हैं और इंडिविजुअल्स पार्लियामेंट में आते हैं, तो फिर वो माशरे को कोई दुरुस्त सिमत की तरफ नहीं ले जाते। वो अपनी अपनी नशिस्तें या अपने अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और आज भी हमें वो अगर आप नज़र डालें तो वही हमें रजीम नज़र आती है कमोबेश। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को जब इक़्तिदार में आई है, इसको कोई चैलेंज नहीं था। ये मैं समझता हूँ कि मैंने बेशुमार हुकूमतें बनते टूटते देखी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई थ्रेट नहीं था, और उन्होंने अपना एक जो बयानिया था इत्तेसाब का, ज़ाहिर है वो उस पर वो इलेक्शन जीत कर आए थे, लेकिन उसको जिस अंदाज में 2-2.5 साल तक वो चलाया, और फिर उसके कोई फ़ैसले भी नहीं हुए, और फिर वो उस पर सवाल भी उठे, तो जिसकी वजह से हुकूमत को जो काम करने चाहिए थे, जो अवाम के मसाइल में जो प्राइम मिनिस्टर वादे करके आए थे, मैं समझता हूं कि उस तरफ तवज्जो बहुत कम मिली। और एक मैं बिल्कुल वजाहत से कर दूं कि जिस दिन ये पीडीएम बनी थी, उस वक्त भी मैंने लिखा भी था और कहा भी था कि पीडीएम मौजूदा हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि कोई भी जमात अकेले जो है, जो इतना बड़ा बोझ है मुल्क के बहरानों का, नहीं उठा सकती। आज मैं समझता हूँ कि पीडीएम फिर टूट गई, हुकूमत को दूसरी इनिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो शुरू कर चुके हैं, तो उनको मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने जो आवाम को एतमाद में लिया है, बराह रास्त लिया है, उसको चाहिए कि ये जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, जो इश्यूज आज सारे दिन आपने देखा कि ज़्यादा महंगाई का मामला है, आम आदमी के मसाइल का मामला है, रोज़गार का मामला है, और ये मानना पड़ेगा कि हमें अगर गिलास आधा भरा है तो आधा खाली भी है। हमें बेरोज़गारी बड़ी है, इसमें मैं खुद अखबार नवीस हूँ, हमारे अगर शोबे में देखें तो वहाँ भी बहुत सरमायादारों ने एक तलवार चलाई है इसी तरह। तो ये असरात सारे जो बनते हैं मौजूदा हुकूमत के खाते में आते हैं। हालांकि मौजूदा हुकूमत कोई भी हो, वो आवाम के मसाइल हल करना चाहती है, लेकिन आज ज़रूरत यह है कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो उनका ढांचा है, जो डिप्टी कमिश्नर बैठा है, जो एसी बैठा हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है बाज़ार में जाकर, जो एक तो महंगाई नेचुरल है जो सूरत हाल है, एक जो मसनूई महंगाई करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो नोचा जाता है लोगों को, उसको रोकने के लिए कानून की अमलदारी जो है वो मुझे बहुत कम नज़र आती है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उनकी टीम जो है पूरी तरह मुतहरक नहीं होती, और जो सूबे हैं ठीक है वो बाख्तियार हैं, लेकिन आवाम के मसाइल हल करने के लिए उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि लोग किस हाल में हैं, और वो जो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, मुनाफाखोर या ताजर या एक माफिया जिनका जिक्र होता है, वो क्यों बेलगाम है। उनको आइन के या कानून के दायरे में ताबे भी करना है, दायरे में भी लाना है, ताबे करना, और उसका ढांचा मौजूद है। जी नदीम कुरैशी साहब, ये कौन लोग हैं? ये इसी की तरफ इशारा वज़ीर आज़म साहब भी करते हैं कि ये एक माफिया है, और हर माफिया को फिर एक सियासी पुष्पनाई भी हासिल होती है। तो आप लोगों को तो बहुत उम्मीदों के साथ, तवक्कुआत के साथ अवाम वोट देती है, ऐवानों तक पहुँचाती है, सूबाई असम्बली में पहुँचाती है, कौमी असम्बली में पहुँचाती है, ऐवान बाला में पहुँचाती है।
लेकिन वो एक एंटी क्लाइमेक्स होता है। ये क्यों कर हम अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाते, और ये क्या वो रुकावटें होती हैं जिसका जिक्र वज़ीर आज़म साहब करते हैं? देखिए जावेद साहब, हम थोड़ा सा अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाएं तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये बरसा बरस का किस्सा है, पल दो पल की बात नहीं। किसी भी जगह पूरी दुनिया, पूरी महज़ब दुनिया को आप देख ले, सिर्फ हुकूमत कौमों के मसाइल अकेले हल नहीं करती जब तक पूरी कौम, मिनहसुल कौम आगे ना बढ़े। अभी जैसे शम्स साहब ने फरमाया कि जी गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बड़ी, ज़ाहिर है 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास बड़ी पावर्स हैं और बुनियादी तौर पे उन्हीं का ये, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये कतई पॉसिबल नहीं है कि हर फर्द के साथ एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का शख्स खड़ा कर दे। हम मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं पीटीवी के तवसुत से मैं जब ये देखता हूं, मैं लोगों से भी अपील ये करूंगा कि हमें एज ए नेशन भी अपना रोल प्ले करना है। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। अभी आपने रिसेंट पास में चंद रोज पहले सुना होगा कि पंजाब में शुगर केन माफिया के हवाले से, शुगर माफिया के हवाले से बड़ी एक्टिविटी हुई। प्लान क्या था? प्लान ये था कि जी स्टॉक होल्ड किया जाए, रमजान शरीफ की आमद है, और ये 100% फाइनल था अगर पंजाब गवर्नमेंट वहां एक्शन ना लेती। और हम पॉलिटिकल लोगों पर बड़ा प्रेशर आया कि हम रोल प्ले करें। लेकिन यही वो तब्दीली है कि हमने ना सिर्फ रोल प्ले से इनकार किया, बल्कि उस शुगर माफिया पे बड़ा सख्त हाथ डाला गया। जो स्टॉक होल्ड किए गए थे, जो अनडॉक्यूमेंटेड स्टॉक थे, वो सारे रिकवर किए गए। वरना चीनी का रेट प्लान था कि 150 रुपए तक पहुंचाया जाए। और ये मुख्तलिफ शोबों में ये माफियाज ने ये सिस्टम को जकड़ा हुआ है। शम्सी साहब के कहने का मतलब ये था कि इंतजामिया को हरकत में आना होगा। जाहिर है वो हर एक के साथ तो जाहिर है आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा नहीं लगा सकते, लेकिन इंतजामिया को अपना किरदार अदा करना होगा और उसमें सूबाई हुकूमतों का किरदार। देखिए जावेद साहब, मैं कतन भी इस बात से इनकार नहीं करूंगा। जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है अवाम उन्नास की कि हर उस मामले को ठीक करना जिससे उनको तकलीफ बढ़ती है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है पंजाब में। किसी भी तरह से, एक तो हर कोई किसी भी शख्स से वेरीफाई करे, वो जो माजी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ करती थी वो आज नहीं है। हम पॉजिटिव चीजों को डिस्कस इसलिए नहीं करते कि हम समझते हैं कि जी नेगेटिव डिस्कस करने से हमारा कोटा पूरा होगा। आप देखें, पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है, 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम है। किसी शख्स ने माजी में उस पर तवज्जो नहीं दी। ये इसी पंजाब गवर्नमेंट ने उस इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड किया। यहाँ एक शुगर केन फैक्ट्री कंट्रोल ऑर्डिनेंस था जो 1952 में बना था, उसके बाद किसी ने उसको रिव्यू नहीं किया, ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया। यहाँ माजी में क्या होता रहा कि शुगर केन का जो प्रोड्यूसर था, जो फार्मर था, उसकी क्रॉप आती थी, शुगर केन फैक्ट्री के बाहर 20 रोज वो अनलोड नहीं होती थी ताकि उसका वजन कम हो, फार्मर को पैसा ना जाए, और क्रेडिट पे पेमेंट की जाती थी थ्रू सीपीआर, एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो पेमेंट फार्मर को की जाती थी। शुगर केन का प्रोड्यूसर एक साल अपनी कीमत वसूल करने के लिए दौड़ता था, भागता था, सिफारिशें करता था। पूरा सिनेरियो चेंज किया गया। ये वो पॉजिटिव चीजें हैं। वहां वीट की प्रोडक्शन हुई है, 100% कैश पेमेंट मिली है फार्मर को। वहां शुगर केन की प्रोडक्शन हुई है, 100% पेमेंट मिली है। लेकिन अब जो मिडल मैन ने यहां जकड़ा हुआ है इस पूरे सिस्टम को, जिनके पास बड़ा सरमाया है, वो जो समझते हैं कि हम चीजों को होल्ड करेंगे, हम मर्जी की कीमत लेंगे। हजारों FIRs, मुख्तलिफ जगहों पर जुर्माने। पूरी पंजाब गवर्नमेंट उस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, एक्टिव है। अभी रमजान शरीफ के हवाले से जो प्लान किया गया है, मिनिस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट असाइन किए गए हैं। सहूलत बाजारों के जरिए सब्सिडाइज रेट पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को चीजें प्रोवाइड की जाए, ताकि जिन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई है वो चीजें हमारे कंट्रोल में आए और आम आदमी को महसूस हो कि रियासत, हुकूमत वक्त उसके सर पर खड़ी हुई है। मैं आज भी समझता हूं कि हमें सब लोगों को अपना अपना रोल प्ले करना है। अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा तो वो कर सकता है, सिर्फ हुकूमत मिलकर अकेली इस चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती। जहां तक आप देख लें इंटरनेशनल जो आप रेट्स देखें, अब महंगाई बहुत डिस्कस हो रही है और अपोजिशन ने के पास ये बड़ा एक पॉपुलर स्लोगन है, वो महंगाई के अलावा गवर्नमेंट पे कोई और सॉलिड इल्जाम नहीं लगा सकते। आप पूरी दुनिया को देख लें, मतलब पूरी दुनिया में शुगर का रेट लंदन की मार्केट तय करती है। आप पिछले 3 साल में वहाँ रेट का इंक्रीज देख लें, आप एडिबल ऑयल के रेट्स देख लें, आप केमिकल्स के रेट देख लें, हर चीज़ में हम अब पूरी दुनिया के साथ हमने चलना है। पाकिस्तान में ना तो कोई तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए, ना ही पाकिस्तान को दुनिया को लोन देने वाला मुल्क था। हमारे जो क्राइसिस थे वो इनहेरिटेड थे, वो हमें मिले विरासत में। लेकिन अहम चीज़ ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम इससे गाफिल है? कतई ऐसा नहीं है। आप देख लें कि जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के सामने अपने आप को पेश करता हो, कश्मीर इशू है कौम के सामने, कोविड का इशू है कौम के सामने, ना कोई चीज खुफिया रखी जाती
और आप इस अभी आपने शुगर केन माफिया के वाले से बात की, बहुत बड़ा ये एक ब्रेक थ्रू है कि किसी शख्स के साथ रियायत नहीं की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी हुकूमत के साथ बड़ी बेपनाह कुर्बानियां दी, और मैं आज भी समझता हूं कि वो एक सब्सिडाइज जो सिस्टम चल रहा था शुगर का, वो माजी से राइज था कि वो यहाँ चीनी परचेज की जाती थी, फिर सब्सिडाइज रेट पर उसको सेल किया जाता था, फिर दोबारा उसको इंपोर्ट किया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट रखी, किसी शख्स के साथ रियायत नहीं की, कोई ये नहीं देखा कि इस शख्स का पार्टी के साथ क्या ताल्लुक था। ये वो चीजें जो ग्रेजुअली हमें हमारे टारगेट की तरफ लेकर आगे बढ़ रही है। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, क्यों नहीं आप लोग हुकूमत का हाथ बटाते इन मामलात में? क्योंकि ये मसला तो पूरे पाकिस्तान का है और आपकी भी सिंध में हुकूमत है। जाहिर है ये प्रेशर आप पे भी होगा, महंगाई का भी होगा, फिर आपकी इंतजामिया को भी हरकत में आना पड़ेगा और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहां काम करना पड़ेगा। अब बजाय इसके कि हुकूमत को उड़ा दो, हटा दो, खत्म कर दो, वो तो हमने देख लिया कि पीडीएम ने मिलके भी वो कुछ नहीं कर सकी। तो बजाय इसके कि एक हुकूमत, एक पार्टी अलग और 4, 8 या 5 जमातें अलग, वो कैसे हुकूमत को खत्म करेंगी? मसला यह है कि जो बुनियादी जो अवामी फलाह के एजेंडे हैं उसको आप आगे बढ़ाएं, और जिस तरह से आपकी जमात ने कहा है कि हम इस्लाहात के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, तो आप हुकूमत के साथ बैठें और बात करें। 3 साल से जो हम मिलते करते रहे हैं, इमरान खान साहब को कि आओ बैठो, मुल्क बहरानी का शिकार है, आओ बैठो बात। इमरान खान ने कभी अपोजिशन से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं। इमरान खान का ये काम तो इमरान खान गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका काम ये इसको हल कर, उनके लिए कोई तदारक करें जो लोगों को। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो गवर्नमेंट आगे बढ़, अपोजिशन से बात करे, जिन जिन इश्यूज पे उनकी जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून साजी है जिसके लिए वो अपोजिशन के साथ बैठे। अपोजिशन पार्टीज ने तो बड़ी कोशिश की इनको गवर्नमेंट के साथ बैठा जाए। हमारे जो भी कोशिशें थी उनके पीछे जब भी बात की गई तो इनका वही डंडोरा चलता रहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। हम कंटेनर से लेकर आज 3 साल गुजरने तक वही की वही बातें सुन रहे। जिन बातों को कंटेनर पे इमरान खान साहब कहा करते थे, आज जो टीवी पे बैठे हुए थे तो वही बातें कर रहे थे। उनके बच्चे बाहर बैठे हुए, वो पैसे बाहर बैठे। भाई 3 साल में आप जो कह रहे थे मेरे पास 200 लोगों की टीम बैठी है माहिरीन की, वो जिस दिन आ गए तो 2 महीने हल हो जाए, 2 दिन गए, कुछ 6 महीने भी गए, अब 3 साल गुजर। अब ये सियासत का मामला नहीं है, एक कॉमन मैन का मसला है। उसके लिए 3 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, कोई भी दवाइयां लेना मुश्किल हो गई। वो लोग अब क्या करें जब रोजाना उनको ये सुनाई देता हो कि भाई पेट्रोल महंगा होगा, रोजाना ये सुनाई देता हो कि भाई चीनी महंगी होगी, तो लोगों को कोई रिलीफ देने के लिए ना कोई दामाद की न कोई प्लान दिया गया है। वो 1 करोड़ नौकरियां पता नहीं हो गई, वो 50 लाख हम जो ढूंढ रहे। तो हम तो गवर्नमेंट को ये अब भी मशवरा देते कि आप देखो, आप अपनी गालियां तो दिल खोल कर 3 साल दे दिए और भी दिया कर, आपको जो बड़ा कहना है क्या है, लेकिन वो पब्लिक है जिसके लिए हम तो कहते हैं कि लेकिन अगर आप समझते हैं तो आपको इलेक्ट करने वाले लोगों को कोई रिलीफ तो दे, वो कहीं पे जाकर कोई सुकून का सांस तो ले। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यही होती है कि इमरान खान को बड़ी उम्मीदों से हम लेके आए, उन्होंने वोट बड़ी उम्मीदों से लेके आए थे, लेकिन वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। आप हो रही थी 2000 साहब की 5-6 वहां पे सेक्रेटरी ट्रांसफर हैं, आईजी ट्रांसफर हुए, लेकिन वहां पे पॉजिटिव प्रोग्रेस कोई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ बातों करने से बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। अच्छा सेनेटर साहब मैं अब ये बात तो आपने कर दी, लेकिन जो मैंने आपसे पहले एक सवाल पूछा था कि एक तो जो पीडीएम में मामला है इस वक्त पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी जाहिर है कहती है, और ये बात दुरुस्त है कि ये जो पीडीएम की इब्तिदा थी ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी,
लेकिन इस वक्त मामला यह है कि वहां पे आपके हवाले से जो सेनेट में जो कुछ हुआ है वो पीडीएम के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। ये आपका जमहूरी हक है, हर जमात का जमहूरी हक है कि जिसके पास अक्सरियत हो वो सेनेट के अंदर वो अपोजिशन लीडर बने। लेकिन वो कहते हैं कि आपने चूंकि वादा खिलाफी की है, लिहाजा वहां जो मामलात हैं वो तो बड़े अजीब से हैं। तो आप बताइए कि पीडीएम में जो जेयूआई और नून लीग के साथ आपके मामलात हैं वो क्या रुख इख्तियार करेंगे? वहां से तो शायद ये बताया जा रहा है कि शायद आपका शुक्रिया अदा कर दिया जाए या आप उनका शुक्रिया अदा कर दें। के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो मामला जरा पीडीएम जब हम कह रहे थे कि आप इलेक्शन का बायकॉट ना करें, बाय इलेक्शन में जाए, बाकी दोस्तों जो हमारी पार्टी है वो तो कह रही थी कि भाई इलेक्शन का बायकॉट करना है, लेकिन इलेक्शन में साबित किया कि हुकूमत को रुसवाई नसीब हुई और अपोजिशन वो कामयाबी हुई। फिर इमरान खान का एज ए प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में भी यूसुफ रजा गिलानी से और बड़ा झटका रखा गवर्नमेंट को। फिर सेनेट में भी यूसुफ रजा गिलानी किसी भी तरह से उनके वोट्स को खारिज करके उनको अगर चेयरमैन नहीं बैठने देते वो हालत है। तो हम तो अब भी आगे कह रहे थे कि आप नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, ये पार्लियामानी सिस्टम में ये बेहतर है। हम धरने देकर, हम लॉकडाउन कर, मार धाड़ की सियासत करके, जलाओ घेराव की सियासत करके मुल्क का नुकसान करेंगे, हुकूमतें तो आती जाती। तो हमारा अब भी ये सोच है कि आप जिंदा पार्लियामेंट, इमरान खान ने 3 साल में अच्छा, आपने सेनेटर साहब फरमाया कि आप नो कॉन्फिडेंस मूव की बात कर रहे हैं, लेकिन शमसी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जो नो कॉन्फिडेंस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है कि पंजाब असम्बली में भी करें, उसमें मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जो सेनेट में जो हाल हमने देखा, जाहिर है यूसुफ रजा गिलानी साहब तो सेनेटर बन गए, लेकिन उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके। 7 वोट लगा दिए उन्होंने, नामों पे ठप्पे लगा दिए, प्रिजाइडिंग अफसर उन्हें उस वक्त फैसला कर दिया कि ये रिजेक्ट हो गए, सादिक संजरानी साहब चेयरमैन बन गए। अब वो कहते हैं कि हम वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मूव लाएं या कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर के खिलाफ लाएं। मुस्लिम लीग नून उसमें दिलचस्पी नहीं रखती। पीपल्स पार्टी कहती है ये ऑप्शन करें, वो कहते हैं आप अपना हाल पहले देख चुके हैं, हम दोबारा क्यों ये तजर्बा करें? देखिए जावेद साहब, ये बड़ा अहम सवाल है जो आपका, इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन चूँकि आम आदमी का ये अब इशू नहीं रहा कि कायदे इस खिलाफ कौन बन रहा है, नो कॉन्फिडेंस कहाँ आ रही है, पीडीएम क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। अवाम अपने मसाइल का हल चाहती है। अभी कुरैशी साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि दुनिया में ये हो रहा है कि दुनिया में चीनी या सारा मामलात। देखिए, हमें दुनिया का मिसाल देते हुए थोड़ा गुरेज करना चाहिए कि दुनिया एक डेवलप दुनिया है और वहाँ अखलाकियात बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ जो अखलाकियात का हाल है या कानून पर अमलदारी है वो इंतहाई बदतरीन सूरत हमें नज़र आती है। मसलन अगर मजहबी त्यौहार आते हैं दुनिया में वहाँ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और यहाँ हम रमज़ान आ रहा है हम महंगी कर देंगे, हम चोरी कर रहे हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी भी हम अदा कर रहे हैं अपनी। जो माशरा जो है वो टूट फूट चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मसाइल हैं वो बड़े गहरे हैं, चाहे वो दाखिली मसाइल हों या सरहदों की सूरत हाल है या बदलती हुई दुनिया है, उसमें हमें एक मजबूत सियासी एक मुस्तहकम सिस्टम चाहिए। और आज मसाइल हल हो सकते हैं, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं। और मैं इस चीज़ से भी थोड़ा सा अदब के साथ माजरत करूँगा कि पाकिस्तान के पास यकीनन तेल नहीं निकल रहा, लेकिन पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और यहाँ वसाइल बेपनाह है। लेकिन जब लीकेज होती है, अदारों के अंदर चोरी होती है, कोई जिम्मेदार नहीं होता। मैंने जब ये बात की कि जो इंतज़ामिया है ये किस मर्ज़ की दुआ है, इतने बड़े इनके बजट हैं, एक डीसी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का बादशाह होता है। मैंने अपनी खुद रिपोर्टिंग मैंने सारी उम्र की है कि मार्केट कमेटियां होती थी, एक मैजिस्ट्रेट जाता था मार्केट में और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो टमाटर महंगा कर दे या प्याज महंगा कर दे या चोरी कर दे। ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। खराबी वहाँ होती है कि जब हमारी जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल एक खुद अपने अंदर एक स्टेट बन जाती है और वो कोशिश करती है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हों वो नाकाम हो जाए। मैं समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान को अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया है उन्होंने,
मैनेजमेंट को, ये जो इंतज़ामिया है, इसकी ओवरहालिंग करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल गल सड़ चुकी है। यहाँ जो अफसर बैठाए जाते हैं आपके, वो सिफारशी अफसर होते हैं और वो सिर्फ कोशिश करते हैं कि अपना टन्योर वो पूरा करें, अवाम जाए जहन्नम में। यहाँ मैं समझता हूँ कि बड़े सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, कानून की अमलदारी पर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये अवाम के खादम हैं, लेकिन ये इस वक्त हुक्मरानी करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक पीडीएम का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूं कि इस वक्त पीडीएम में जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कि उन्होंने कहा कि हम सिस्टम के अंदर रह के लड़ाई करेंगे, और जब आप सिस्टम के अंदर रह के लड़ाई करते हैं तो वो एक पॉजिटिव बात होती है। आप सड़कों पर धरने देकर, एहतजाज करके मुंतखब हुकूमतें ख़त्म नहीं कर सकते, और ना ही ये रवाज हमारे यहाँ आगे बढ़ना चाहिए। जलसे जुलूसों से हुकूमतें अगर आप रोज़ ख़त्म करेंगे तो फिर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। मौजूदा हुकूमत को 5 साल मिले हैं, ये उसको पूरे करने चाहिए। अब किस सूरत में पूरे करने चाहिए, ये फैसला वज़ीर आज़म को करना है कि आज उन्होंने खिताब किया है लोगों से, अब उनको ज़रा दिल बड़ा करके, थोड़ा सा गुस्सा कम करके अपोजिशन के साथ एक पार्लियामेंट के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त जो अपोजिशन है, बेशक उसके दावे मुतालबे कुछ भी हों, लेकिन वो सिस्टम के अंदर रहने को तैयार है। लेकिन इसमें हुकूमत को पहल करना होगी और पार्लियामेंट के अंदर एक वर्किंग रिलेशनशिप लाते हुए, ताकि ये जो बड़े बड़े क्राइसिस है, आप चीनी की बात हुई कि ये क्यों शुगर मिलने लगी भाई, हमारी कपास के क्यों कहाँ गायब हो गई? हमारी जो इतनी एक्सपोर्ट होती थी कपास की, दुनिया में हम नंबर 1 थे, आज हम कहाँ हैं? हम चीनी के चक्कर में, शुगर कैन के चक्कर में हमने अपने खेत वीरान कर दिए। आज हम भारत से लेने पर मजबूर हो रहे हैं। ये वो पॉलिसियां हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और देर पा पॉलिसी। और हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है, उन्हें खुले एतमाद के साथ फैसले करने चाहिए, लेकिन अपोजिशन को साथ लेकर चले। ठीक है, तो वज़ीर आज़म साहब ने ये जो आखिरी नुक्ता शमसी साहब ने फरमाया, एक तो ये है कि एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी यही बात की कि अब सोसाइटियाँ तो बनाए जा रहे हैं। एक सवाल आया, उन्होंने कहा सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड भी हमारी ख़त्म हो रही है, वो एक नई ज़रूरी पॉलिसी ला रहे हैं जो बड़ी एक अच्छी पॉलिसी होगी। ये इसकी तरफ तो तमाम किसान भी देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। लेकिन हम सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं, ज़रूरी ज़मीन को हम सोसाइटियों में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, फिर उसके लिए हमें बिजली की भी ज़रूरत होती है, फिर उसके लिए हमें गैस की भी ज़रूरत होती है। एक मसला तो होता है ना, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जिस तरह से हम सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं, इससे भी नुकसान हो रहा है और वसाइल का भी ज़िया हो रहा है। तो हुकूमत को फोकस करना है इन तमाम मामलात पर। कुरैश साहब, जावेद साहब, मैं आपको अर्ज करूं, शमसी साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की और 4-5 चीज़ों को इन्होंने, जाहिर है इनका हाथ उस नब्ज़ पे है जो चीज़ों को वॉच कर रही होती है। इन्होंने एक तो फरमाया कि जी हमारी कॉटन इंडस्ट्री तबाह की गई। अब हमने क्वेश्चन ये देखना है कि हुआ क्या माजी में, चूंकि मुख्तसर प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीज़ों का अहाता नहीं कर सकते। मैं खुद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और साउथ पंजाब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साउथ पंजाब इतनी बड़ी फूड बास्केट है कि अगर हम सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने में कामयाब हो जाते तो हम पूरी दुनिया को फीड कर सकते थे। आज दुनिया को जो लोग इकोनॉमिकली लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी बैकबोन बनाया। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे मतलब पंजाब में, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी जब मैं रुकन असेंबली बना हूं कि 5 दरियाओं की सरजमीन, 72 ईयर में उसकी वाटर पॉलिसी कोई नहीं थी। मतलब 80% एग्रीकल्चर जो नहरी निजाम के बाद जिसको इरिगेट किया जा रहा था, आबपाशी की जा रही थी, वो सारा वेस्टेज पानी था। मिलों का, सिवरेज का कोई पॉलिसी नहीं थी कि ड्रिंकिंग वाटर का यूज कैसे होना है और वेस्टेज वाटर को कैसे हमने डिस्पोज ऑफ करना है। इसके साथ दानिस्ता कॉटन जोन में शुगर मिल्स लगाई गई और हमारे उस कॉटन के ग्रोअर को मजबूर किया गया कि अपने उस एरिया में वो शुगर केन काश्त करे। और तमाम शुगर मिल्स पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की थी जो गवर्नमेंट में बड़ी आम पोस्ट पर बैठे हुए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, रहीम यार खां, मुजफ्फरगढ़, जगह जगह आप देख लें किनकी शुगर मिल्स लगी। वो मुल्क जो 2 करोड़ बेल्स कॉटन की जिसकी प्रोडक्शन थी, आज 60 लाख बेल्स पर आ गई। इसी तरह से
आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बताया, भाई हमारे मुल्क में तो कानून ही कोई नहीं था। किसने इस मुल्क में एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनने ना बनने पर मजबूर किया? कौन वो लोग थे जो आज बड़े बड़े यहाँ इकोनॉमी के चैंपियंस बने हुए हैं और 35 साल इक़्तिदार में रहकर बड़े बैठ के भाषण देते हैं? उनसे कोई पूछे कि कभी आपने एग्रीकल्चर जोनिंग की? क्या आपने अपनी सॉइल, अपने क्लाइमेट के मुताबिक प्लान किया कि हमने एग्रीकल्चर को कैसे लेकर जाना है? पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जिसको बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना है। पाकिस्तान उन 30 मुल्कों में शामिल है जिनको आने वाले दिनों में बदतरीन वाटर शॉर्टेज का सामना है। हमने अपने ना आबी रिसोर्सेज बढ़ाए, ना अपनी एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन किया। अब हम चाहते हैं कि 2-2.5 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर को हमने सामरी जादूगर के इख्तियार दे दिए कि वो ऐसे हाथ लाएगा सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हुजूर, ये बड़ा हमें मिन हैसुल कौम 10 से 15 साल का ये सफर, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, शायद कोई इससे मैसेज देगा जी अभी अपनी गवर्नमेंट के लिए एक्सटेंशन चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। मुझे इस बात का पता है कि हम लोगों ने मिलकर, बिलखुसूस उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है जो 35-40 साल इक़्तिदार में रहे, इस सिस्टम का डीएनए करप्ट कर दिया। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि जैसे अभी शम्स साहब ने फरमाया, और आप और मैं जब ये देख रहे होते हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी मल्टी बिलियनर हैं वो चीजें स्टॉक करके चाहते हैं मजीद हम पैसा कमाएं। वो लोग जिनको बेपनाह वसाइल हैं वो आज भी चाहते हैं कि पूरी एग्रीकल्चर लैंड को हम ऑक्युपाई करें, परचेज करें औने पौने, और फिर वहां हम बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाएं। अगर हमने एक कौम की हैसियत से चलना है, ये मुल्क है जावेद साहब तो हम हैं, ये सारी तरक्कियां, सारी रोशनियां, सारे डायनेमिक्स इस मुल्क की वजह से है। तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर का विजन बड़ा क्लियर है। अब हम हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि फेडरल मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर है वो भी एग्री ग्रेजुएट है। प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब जो कि बहुत सबसे बड़ा सूबा है, उसके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो भी ग्रेजुएट है, एग्री ग्रेजुएट है और प्रैक्टिकल फार्मर है। अब हम जिस एग्रीकल्चर पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूं इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है हमें इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन की, कि हम इस्लाहात लेकर आए अपने इदारों में, हम इदारों को मजबूत करें अफराद की बजाय। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को इन चीजों के हवाले से उनका विजन क्लियर है, लेकिन टाइम देंगे, ये शुरू होगा जो मचता है, ये जो हर रोज की साजिशें हैं। मतलब अभी सर कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कोई चैलेंजेस नहीं थे, मेरे लिए ये बड़ी न्यूज़ है। मतलब वो गवर्नमेंट जो इक़्तिदार में आती है और उसके साथ ही हिंदुस्तान जैसा बदतरीन दुश्मन हमारा 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से कश्मीर का सारा सेटअप चेंज करता है, कश्मीर की ज्योग्राफिकल हैसियत खत्म करता है, उसके बाद ये कोविड जिस तरह से घेरा करती है, और फिर हमारी वो पीडीएम जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो लोग जो अगरचे इकट्ठे तो इस मकसद के लिए थे कि उनके जाती मफादात को नुकसान ना पहुंचे। अभी शम्स साहब ने कहा ना जी कि अपोजिशन से हाथ बढ़ाए गवर्नमेंट ने सर हर जगह, वो कोविड कैंपेन हो, वो आपका FATF के रूल्स हो, वो आपका कश्मीर इशू हो, हर जगह अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है। लेकिन जहां अपोजिशन की मंतक ये हो कि जी हमारे वो केसेस जो हमने एक दूसरे के दौर में शुरू किए उनको वाइंड अप करें, तो वहां उस पर इमरान खान का कंप्रोमाइज नहीं है। सेनेटर साहब, आप बताइए कि पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है अब हुकूमत के साथ, क्योंकि आप लोगों ने कह तो दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि हम इस्लाहात के एजेंडे पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो अगर बाकी जमातें बात नहीं करती तो आपकी जमात तो तैयार है ना बात करने के लिए? देखिए हमारी जमात जो है हालात से यकीन रखती है डेमोक्रेसी के लिए। इससे पहले मैं जो बाकी अभी मेरे साथ साथी स्पीकर ने जो बात की है, वक्त कम है तो ज्ञानचंद साहब आप जरा जल्दी से फरमा दीजिए। जी बात हुई है, गवर्नमेंट के ऑपोजिशन और गवर्नमेंट साथ बैठकर बात नहीं करते वो चीज है, और फिर जो है डिलीवर करने के लिए लोगों को बिठाना वो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट सबसे ज्यादा मुल्क का मसला जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर के, अब क्योंकि हम एग्रीकल्चर करते हैं यहाँ से बाकी दुनिया को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जब हो सकता है जब पूरी कौम पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ बैठने वाले जहां जिससे पावर मिलता है वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट दोनों से पार्लियामेंट को एक स्टेटमेंट की तरह वो चाहे, वो अब पीटीआई नहीं रहे, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को मैं जो है ना वो अपने तौर पे सोचने का मकाम है कि वो प्राइम मिनिस्टर को आप बिल्कुल ऐसा आप करें। आप अपोजिशन को तो आप जेलों में डाल चुके हैं ना, बाकी लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व है उनपे भी हाथ डालकर तो देखे पीटीआई को ज्वाइन कर लो, तो
तो सब आपके गुनाह की रवायत से ना इमरान खान का बोलबाला होगा ना बोल का आगे बातें। अच्छा शमसी साहब आपके ख्याल में ये वर्किंग रिलेशनशिप तो कायम हो सकता है ना, यानी अब फासले बड़े कम रह गए हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक अलग तशख़्ख़ुस रखा है। जैसे आपने खुद फरमाया कि पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लिमानी निज़ाम पे यकीन भी रखती है और पार्लिमान के अंदर रहते हुए वो अपनी तहरीक या अपनी कोशिश या जद्दोजहद करना चाहती है, और इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग नून को, JUI को इस बात पर राज़ी किया कि आप ज़िमनी इंतखाबात में भी जाएं और आप सेनेट को भी खाली ना छोड़ें। तो हो तो सकता है, बड़ा मामला करीब है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कह भी दिया है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं जावेद साहब होती। मैंने देखा है सियासत क्या होती है। सियासत मसला गुफ्तगू का होता है, टेबल पर बैठने का होता है। अगर वो सियासत ना हो तो फिर तो वो डिक्टेटरशिप होती है जहाँ बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी ज़मीन हमवार है और अपोजिशन के साथ बात हो सकती है, और जो इस्लाहात की बात हो रही है ज़ाहिर है वो कानून साजी होनी है। बदकिस्मती से यहाँ, और मैं एक छोटा सा चलते हुए बात करूँ कि थ्रेट्स जो आपके बुरान नहीं थे, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की वो हुकूमत है जिनको फैसला साजी में कोई रुकावट नहीं थी, ना पहले थी ना आज 3 साल के बाद उन्हें कोई रुकावट है। ये फैसला होता है, सिविल गवर्नमेंट के पास रिट होती है, वो रिट मौजूद है। अब उसका तरीकाकार क्या है कि आपने किस तरह लेकर चलना है साथ अपोजिशन को। और मैं समझता हूं कि ये अपोजिशन जब असेंबली बनी थी उस वक्त मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि अंदर मत जाएं, ऐवानों में बच जाए, लेकिन उस वक्त तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जो इलेक्ट होकर आई थी, उन्होंने अंदर जाके ये बात की और सिस्टम चलाने की बात की। तो मैं समझता हूं कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी हम एक अच्छे शुरुआत कर सकते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप बहाल कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर फैसले करें। जब आप पार्लियामेंट के बाहर फैसले करते हैं, बंद कमरों में फैसले होते हैं, वो बैकफायर करते हैं। आज ज़रूरत है पाकिस्तान के अवाम को कि उस पर इत्माद किया जाए और अवाम को सच बताया जाए, और वो सच थ्रू पार्लियामेंट जब आप बताएंगे तो उसका ज़्यादा वजन होगा। और चलते चलते मैं सिर्फ अर्ज कर दूं कि एग्रीकल्चर की बात की, आज हमारा किसान जो है वो इतनी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। इतनी महंगी बिजली में, इतनी महंगी खाद के, इतने महंगे बीज की सूरत में वो ज़रई मुल्क जो है वो बंजर होकर रह गया है। तो ये वो बुनियादी सवाल हैं जिन पर मसला हल हो सकता है और इस मौका है, आप मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। आप पंजाब के अंदर भी आपके लिए मामला ठीक है क्योंकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, और यहां तो मामला आपको पता है अपोजिशन का। लेकिन आपकी जो सियासी कमेटी बनी हुई है सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की और सीनियर रहनुमाओं की, उनको पहल करनी चाहिए और बातचीत का आगाज करना चाहिए। देखिए, मैं कर्ज करूं, मुख्तसर जवाब चाहिए। अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन को दावत दी कि आए हम उस इंतखाबी सिस्टम की बुनियाद रखें जहां कम अज कम कोई शिकस्त खाने वाला ये कह तो सके कि हाँ जी मैंने गलती की थी, मैंने शिकस्त खाई। चूंकि एज ए पोलिटिकल वर्कर PMLN को मैंने जितने इलेक्शन में देखा है, आज तक कोई इंतखाब ऐसा नहीं है जिसमें PMLN को शिकस्त हुई हो, उन्होंने उसके नताइज को तस्लीम किया हो। तो यही मौके होते हैं अपोजिशन को दावत देने के कि आप आएँ और बैठे। लेकिन चूंकि अनाओं के खोल है, मैं आज भी समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन क्लियर है, उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ है, उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई जाती एजेंडा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, CR शमसी साहब और सेनेटर ज्ञान चंद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। ज़रूरत इस बात की है कि अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर जो आवाम की भलाई का एजेंडा है वो उसको आगे बढ़ाए। जो सियासी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अब जो हुकूमत ने ऑफ़र की हुई है और कहा हुआ है अपोजिशन को कि आएँ इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें, जो इस्लाही सियासत है वो करें, इस पर मेरे ख्याल में अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।